नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबको अपने YouTube चैनल मनोज सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा था जिसमें हमने चर्चा की थी जैव विकास के सिद्धांतों की, जैव विकास के मतलब परिकल्पना, जैव विकास की परिभाषा, जीव जंतुओं की विभिन्नता और उसमें समानताएं क्या क्या हैं, इन सारे विषयों पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और उन सारे अध्ययनों के बाद जो मुख्य सार निकल कर आया था, जो मुख्य सार हमें देखने को मिला था, वो ये था कि संसार के समस्त सरल जीवों का विकास, जितने भी आपके संसार के जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे जीव जंतुओं का विकास किसी एक सरल जीव से हुआ है। जितने भी जटिल जीव आपके विकसित हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जाकर एक सरल जीव से ही उनका विकास संभव हो पाया है। तो आज हम चर्चा करते हैं उसी जैव विकास का जो क्रम है, जो जैव विकास आपने पढ़ा था पिछले दिन पर, जैव विकास को समझा, उसी जैव विकास को जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, उन परिकल्पनाओं को प्रमाणित करने के लिए, उन परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के अपने मतलब कि तथ्य प्रस्तुत किए थे और उनको सिद्ध करने के लिए कई सारे प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम जैव विकास के उन प्रमाणों की चर्चा करेंगे जो जैव विकास को सिद्ध करते हैं कि इस धरती पर जैव विकास की कोई प्रक्रिया हुई है। तो कौन कौन से प्रमाण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आगे की सूचना, आगे का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं और आज की हमारी टॉपिक है जैव विकास के प्रमाण। क्या क्या प्रमाण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि इस धरती पर जैव विकास की कोई प्रक्रिया संपन्न हुई थी। किताबों में अगर देखें तो जैव विकास के ढेर सारे प्रमाण हमें देखने को मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रमाणों की चर्चा होती है। उसमें से कुछ मुख्य जो प्रमाण हैं जो आपके परीक्षा के मतलब कि परीक्षा के तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षाओं में से क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ जो आपके जैव विकास के प्रमाणों में काफी प्रमुखता रखते हैं, मुख्य प्रमाण जो हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। बाकी सारे प्रमाणों की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो पहला प्रमाण है, जो मुख्य प्रमाण आपके हैं, उसमें जो पहला प्रमाण है जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। तो वर्गीकरण की चर्चा अगर हम करें तो संसार में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि संसार में जीव जंतुओं की संख्या बहुत सारी है। उसमें से कुछ जीव जंतुओं के बारे में हम जान चुके हैं, उनका अध्ययन भी कर चुके हैं, उनका वर्गीकरण भी कर चुके हैं, और इनकी संख्या आपको बताया गया था कि 12.5 लाख जंतु और लगभग 5 लाख पेड़ पौधों की खोज अब तक हो चुकी है। उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनकी कुल संख्या लगभग 17.5 लाख के करीब हो जाती है। और ये भी आपको बताया गया था कि बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में आज हम जान भी नहीं पाए हैं, उनकी संख्या कितनी है उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाई है। लेकिन एक आंकड़ा जो आपको बताया गया था कि इस धरती पर जो जीवों की संख्या है वो 1 करोड़ से 20 करोड़ तक हो सकती है। तो इनके वर्गीकरण से हमें प्रमाण क्या मिलता है? वर्गीकरण का मतलब इनको छोटे और बड़े समूह में जो बांटा गया है, इनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उससे हमें क्या प्रमाण मिलता है। तो उस वर्गीकरण में एक विशेष प्रकार के वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अगर एक समूह आपको रखा गया है उपसंघ वर्टिब्रेटा, और इस उपसंघ वर्टिब्रेटा के अंतर्गत ढेर सारे जंतु रखे गए हैं, ढेर सारे जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। और उन जंतुओं में से जो मुख्य जंतु हैं वो पहला जंतु है आपके पीछे जो मछलियां होती हैं। मछलियों के बाद दूसरा जो उपसंघ में उस जंतु में रखा गया है, दूसरा है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब जो आपके बोट दोनों जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। तीसरा एम्फीबियन के बाद जो आता है वो आपका है सरीसृप, और सरपसृप के बाद आता है आपका पक्षी वर्ग, और आपके लास्ट में आता है मैमल्स, जिसे हम अस्तनी कहते हैं। ये सारे के सारे एक उपसंघ वर्टिब्रेटा में रखे गए हैं। वर्टिब्रेटा में इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके पास एक रीढ़ की हड्डी होती है। इन सारे जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो कहीं न कहीं समानता सब में होती है। सबके पास, जितने जंतुओं की चर्चा भी हमने की, जितने आपके उपसंघों की चर्चा की है, उस सबके पास रीढ़ की हड्डी होती है। उस आधार पर और जंतुओं से अलग करके इन्हें संघ वर्टिब्रेटा में रखा गया है। इसके अलावा कुछ और जंतु जो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, आकशेरुकी प्राणी होते हैं, उनको एक अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ढेर सारी समानताएं आपको देखने की मिली, और उन समानताओं के आधार पर हमने क्या देखा कि जितने भी मछलियां होती हैं, जितने भी विशेष प्राणी हैं, वो सारे के सारे जलीय होते हैं। कहां पर रहते हैं? जल में निवास करते हैं। उनका पूरा का पूरा शरीर इस प्रकार का बना होता है कि वो जल में अपने जीवन को पूरी तरह से यापित कर सकें। कोई भी समस्या उनको जल में ना हो, वो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, जल में निवास करती है। दूसरा उसी का जो प्राणी है, दूसरा आपका जिसको हमने एम्फीबिया बोला था, तो एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। उभयचर को आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर निवास करने में सक्षम होता है। मतलब उसके शरीर में ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी निवास कर सकता है।
क्योंकि जो आपके उभयचर होते हैं वो जल में रहने के लिए भी वहां पे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं और स्थल पर आने के बाद भी वहां पर भी बड़े आसानी से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर लेते हैं, इसलिए दोनों स्थानों पर होते हैं। तो इससे हमें प्रमाण क्या मिल रहा है कि जितने भी संसार के मतलब ईश्वर के जितने भी प्राणियों का विकास हुआ है, कहीं न कहीं इनके पूर्वज आपके जलीय जंतु रहा होगा जो जल में रहता होगा। जल में रहने के बाद जब उनकी संख्या वहां पर ढेर सारी हो गई, वहां पर भोजन या किसी भी वास स्थान या किसी भी चीज के लिए आपस में थोड़ा सा उसमें कंजस्टन हुआ होगा, मतलब आपस में थोड़ी सी भीड़ मची होगी और उस भीड़ से परेशान होकर ये जंतु जल से निकलकर स्थल पर आने की कोशिश किए होंगे और जल से निकलकर स्थल पर पाने का प्रमाण ये मिलता है कि आपके जो एम्फीबियन है ये कुछ समय तक जब ये मतलब अपने छोटे काल मतलब ये बच्चे की अवस्था में होते हैं, मतलब अपनी बाला अवस्था में होते हैं, तो उस समय ये जल में निवास करते हैं और उसके बाद ये स्थल पर आ जाते हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि संसार में ऐसे भी संभव है कि कुछ समय तक जल में रहने के बाद भी स्थल पर रहने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ से ये प्रमाण मिलता है। दूसरा जो इससे प्रमाण मिलता है कि जो जितने भी आपकी मछलियां हैं, मछलियों से निकलकर आपके एम्फीबियंस बने और उन्हीं एम्फीबियंस से मिलते जुलते लक्षण वाले जंतु हैं आपके सरीसृप। सरीसृप वर्ग के प्राणी जो आपके एम्फीबियन जो आपके दोनों मतलब जल और स्थल में दोनों में रहने वाला जंतु है, उससे मिलकर उससे जो थोड़ा सा अलग हुआ, अलग होने के बाद क्या बना आपका सरीसृप वर्ग का प्राणी, और सरीसृप बनने के बाद वो आपके एम्फीबियन से अलग हो गया। मतलब उसमें ये क्या आ गया कि वो केवल स्थल पर निवास कर सकता है, उसमें जल में रहने की क्षमता समाप्त हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, ये उससे तब अलग हुआ जब ये स्थल पर पहुंच गया था। स्थल पर पहुंचने के बाद इन्हें इसने विकसित किसको किया, सरीसृपों का। और सरीसृपों से फिर आगे मतलब सरीसृपों का जब विकास चरम पर था, सरीसृप बहुत सारे बन गए, तो इन्होंने अपनी थोड़ी सी अलग तरह की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की, क्योंकि ये स्थल पर निवास करते थे तो स्थल पर भी जहां भी इनका वास स्थान रहा होगा वहां पर इनको कुछ समस्याएं होंगी, भोजन या आवास निवास किसी भी चीज की, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहां से ये वायु में उड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ढेर सारे डायनासोर का नाम आपने सुना होगा जो एक सरीसृप वर्ग के प्राणी हुआ करते थे और ये डायनासोर उड़ने वाले भी हुआ करते थे। तो वहां से इन्होंने उड़ना शुरू किया और उड़ने के बाद उड़ने वाले जो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं वो आपकी पक्षियां होती हैं जो आपके एवीज वर्ग से आती हैं, तो पक्षियों का विकास शुरू हो गया होगा। तो सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ और पक्षियों से फिर जब ये आगे उसी आपके जो सरीसृप हैं उसी से आपके स्तनी वर्ग के प्राणियों का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपके जो प्रमुख रूप से जो हमें समझना है, जो मुख्य बातें हमें समझनी है वो बातें ये हैं कि वर्गीकरण से हमें क्या प्रमाण मिल रहा है। जब किसी जीव जंतु का हम वर्गीकरण करते हैं वहां पर हमें प्रमाण मिलता है कि धीरे धीरे किसी एक ही पूर्वज से सभी जीवों का विकास हुआ है। वही एक पूर्वज जो मछली के समान रहा होगा, जल में रहने वाला हुआ होगा, वही धीरे धीरे स्थल पर आया और समस्त स्थलीय जंतुओं का विकास किया है। इस प्रकार से जैव विकास में जो जीवों का वर्गीकरण है उससे तमाम तरह के प्रमाण आपको इस प्रकार से मिल जाते हैं कि संसार के समस्त जीव जो आपके जटिल और विकसित जंतु हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं जो आपके बहुत ही सरल और सूक्ष्म प्रकार का हुआ था। ये प्रमाणित करता है आपके वर्गीकरण से। तो ये पहला प्रमाण हमें मिल जाता है जीवों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वहां पर यह दिखता है कि जीवों में जैव विकास की प्रक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से जैव विकास से हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा जो प्रमाण हमें मिला है जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तुलनात्मक संरचना का मतलब तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है, उनके शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार का होता है, संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। उन्हीं संरचनाओं का अगर हम आपस में तुलना करें, मतलब जितने भी उनके पास अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका आपस में कंपेयर करें तो ये भी कहीं ना कहीं जैव विकास को प्रमाणित करते हैं, कहीं ना कहीं जैव विकास को प्रोत्साहन देते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में धरती पर जैव विकास हुआ है। तो जीवों की तुलनात्मक संरचना से हमें क्या प्रमाण मिलता है, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। उसमें से पहला प्रमाण है आपका जो तमाम तरह के आपके जैव विकास में काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है, जो कहलाता है समजातता, या इसको अंग्रेजी में होमोलॉगी कहते हैं। समजातता क्या है ये समझ लीजिए आप। समजातता का मतलब होता है समान जाति के। समान जाति का मतलब क्या हो गया कि जैसे बहुत सारे अंग हैं अलग अलग जंतुओं में जो एक ही भ्रूणीय अवस्था में एक लेयर से बने, जो समान लेयर से बने हुए हैं, समान अवस्था से बने हुए, जिनकी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें, उनकी रासायनिक संगठन को देखें, उनकी बनावट को देखें तो बिल्कुल समान है। लेकिन
अलग अलग वास स्थानों पर होने के बाद, अलग अलग परिवेशों में होने के बाद उनके कार्य बदल गए। कैसे बदल गए हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समजातता को समझने के, समजातता की परिभाषा को आप समझ लीजिए। समजातता का मतलब है किताबी अध्ययन को हम छोड़ देते हैं, किताबी परिभाषा को छोड़ देते हैं। यहाँ इसकी शाब्दिक अर्थों को समझ, सम का मतलब एक समान, जातता का मतलब समान जाति का। ऐसे अंग जो एक समान प्रक्रिया या समान जाति के हैं, लेकिन उनके कार्य बदल गए हैं, उनके रंग रूप बदल गए हैं, उनके आकार बदल गए हैं। इस प्रकार से हमें लगता है कि ये समान नहीं हो सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के बाद आपको स्पष्ट तौर पर समझ में सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम बात करें मछलियों के जो पखने होते हैं, आगे वाले जो पंख होते हैं, जो मतलब कि मुख्यतः उसको तैरने में सहायता करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं। नाव का चप्पू आपने देखा होगा, तो चप्पू की तरह काम करते हैं और ये पानी में उसको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मछलियों का पंख हो गया। दूसरा जो मुख्यतः इसमें भाग लेता है उसमें चिड़ियों के पंख हो गए, जो चिड़िया को उड़ने में सहायता करते हैं। घोड़े की अगली टांग को देख लीजिए, जो उसी प्रकार से उनका भी संरचना वहीं से हुआ है। घोड़े की अगली टांग जो उसको दौड़ने में सहायता करती है। अपने अगले हाथ को देख लीजिए, ये हमें किसी भी वस्तु को पकड़ने में सहायता करती है। आप देखें तो हमारा अंगूठा जो है समकोण होता है, इससे हम किसी वस्तु को बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। इन जितने अंगों की चर्चा अभी हमने आपसे की है, ये समजात अंग है। समजात का मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनकी आंतरिक बनावट को हम देखें। तीन सब में आपका ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल, जितने भी आर्गन इनकी हड्डियां हैं अंदर की, वो सब में समान है। घोड़े में भी सबसे ऊपर की तरफ ह्यूमरस होता है, फिर रेडियस, अल्ना होती है। वहां पक्षियों में देखें तो वहां भी ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना है, उनमें भी मेटाकार्पल्स, कार्पल्स बने हुए हैं। तो ऐसे तमाम तरह के अंगों की हम चर्चा कर लें जो बिल्कुल समान आकृति के बने होते हैं, उनकी संरचना समान है। वो जहां से बने हो, भ्रूण अवस्था में जहां से उनका विकास होता है वो भी समान है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उनका जो आकृति दिख रही है आपकी वो अलग अलग है, और इस प्रकार से वो दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता हुई उस प्रकार से उसके कार्य बदलते गए, उसी अंग से उसका कार्य बदल गया, और इस प्रकार से जैव विकास प्रमाण होता है कि अलग अलग परिवेशों में जाने के बाद हमारे अंगों का जो बिल्कुल एक समान अंग है, समान तरह के पैदा हुए हैं, लेकिन उनके कार्य बदल गए। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि धरती पर जैव विकास हुआ है। जैव विकास का कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी रही है जो एक पूर्वज से अनेक प्रकार के जीवों का विकास किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा इसी के विपरीत है समरूपता। बहुत सारे अंग ऐसे मिल जाएंगे जो समान रूप के दिखाई देते हैं, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन या कहना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा, उनकी जो बनावट है, उनका जहां से उनका निर्माण हुआ है वो समान नहीं है। जैसे आपने देखा हुआ कीटों को, बहुत सारे कीट आपने देखे होंगे, इनके पास पंख होते हैं और उन पंखों की सहायता से उड़ते हैं। चिड़िया को भी आपने देखा होगा, वो भी उड़ती है। लेकिन अगर दोनों के पंखों का हम कंपेयर करें तो इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। कोई भी इसमें अंतर, मतलब कि कोई भी समानता इसमें है ही नहीं। चिड़िया का पंख काइटिन का बना होता है, बहुत ही सरल प्रकार, उसमें कोई भी अस्थि निर्माण होता नहीं, क्योंकि जो आपके मतलब कीट का पंख जो आपका होता है उसमें कोई भी अस्थि संरचना नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनके पास हड्डियां नहीं होती। तो इनका जो पंख होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और जो अगर चिड़िया के पंख की हम बात करें तो चिड़िया का पंख आपका अस्थियों से निर्मित होता है। तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन कार्य क्या है, बिल्कुल समान है। दोनों समान कार्य कर रहे हैं, वो भी उड़ने का काम कर रहा है उससे और पंछी भी उड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे अंगों का जिनका बनावट अलग होती है, बने अलग अलग चीजों के होते हैं, लेकिन कार्य समान करते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समरूपता, या इसी को कहते हैं एनालॉजी। बात स्पष्ट हो गई। समजात जो बिल्कुल समान जाति का हो, कार्य अलग हो, और इसी का विपरीत जिसका रूप अलग हो लेकिन उसके कार्य समान, एक दूसरे से अपोजिट बिल्कुल सेम है। समजात का मतलब जिसकी जात, मतलब जिसकी बनावट बिल्कुल समान हो लेकिन कार्य अलग अलग करता हो, और समरूपता का मतलब जिसमें उसके रूप तो समान है, समान रूप से कार्य करता है, लेकिन उसकी बनावट अलग है। तीसरा जो आपका मुख्यतः जो आपके अंग नजर आते हैं वो है अवशेषी अंग, जिन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, जो वेस्टेज है, जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं पड़े हैं लेकिन उनका आज भी उनको हम ढो रहे हैं। उसमें अगर हम मानव अंगों की बात करें, केवल और केवल मानव अवशेषी अंगों की बात करें तो इसकी संख्या 100 से भी अधिक है। मानव शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग निवास करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अंगों की हम चर्चा करते हैं आपसे, क्योंकि 100 की चर्चा करना तो यहाँ संभव है नहीं। तो उसमें से कुछ मुख्य अंगों की बात कर रहे हैं जो मानव अवशेषी अंग हैं, मानव के शरीर में पाए जाते हैं, आज उनका कोई काम नहीं रह गया। थोड़ा सा अवशेषी अंग को यहाँ समझते चलते
समझते हैं कि अवशेषी अंग होते क्या है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि आज हमारे शरीर में वो अवशेष के रूप में पड़े हुए हैं, उनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन आज से जो हमारे पूर्वज हैं, जो आज जिनसे हम पैदा हुए हैं, वो पूर्वज उन अंगों का उपयोग अपने जीवन में करते थे और धीरे धीरे उन अंगों का कार्य खत्म हो गया, हमारे रहने की स्टाइल बदल गई, हम थोड़ा सा एक्टिव मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गए और उस प्रकार से उन अंगों का कार्य जब खत्म हो गया तो आज भी वो अंग शिथिल अवस्था में थोड़े से छोटे हो गए और आज भी हमारे शरीर में अवशेष के रूप में मिलते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जैव विकास की प्रक्रिया हुई है। जैसे जैसे हमारा रहन सहन बदलता गया वैसे वैसे हमारे अंगों का विकास भी कम और ज्यादा होता चला। ठीक है, कैसे हुआ समझते हैं हम पहले। तो सबसे पहला जो आपका अवशेषी अंग है जो मानव के शरीर में मिलता है उसको आपका प्लीका सेमी लूनोरिस बोलते हैं। यह मुख्यतः इसको आपने निमेशक पटल का नाम सुना होगा। निमेशक पटल एक ऐसा अंग होता है जो आपके जलीय जीवों में पाया जाता है। जलीय जीवों का मतलब जैसे आपका एंटीरियम है जो जल में जाता है, रहता है कुछ समय के लिए, फिर बाहर आता है, जैसे आपकी मछलियां हैं जो जल में रहती हैं, इनके आंखों के ऊपर एक पतली सी महीन झिल्ली मिलती है जिसको हम निमेशक पटल बोलते हैं। और ये निमेशक पटल काम क्या करता है कि जब वो जंतु पानी में उतरता है, पानी में तैरता है, पानी में डूबता है तो अपनी आंखें खोले रखता है। आंखें खोले रखता है तो आंखें जब खुली रहती हैं उसमें ढेर सारे धूल के कण और भी तमाम तरह के कण उनकी आंखों से टकराते हैं या पानी का जो प्रभाव है उनकी आंखों से मतलब संपर्क में रहता है। तो ये जो निमेशक पटल है, पतली सी झिल्ली है, वो आंखों से पानी के द्वारा जो आंखों को नुकसान होने वाला है वो उसकी सुरक्षा करती है। तो ऐसे जंतुओं में निमेशक पटल पाए जाते हैं और मानव के भी आंखों में यहाँ पर किनारों पर देखा जाए तो एक छोटा सा एक अवशेषी अंग के रूप में आपका निमेशक पटल आदि मिलता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी जब मानव आपका जल में हुआ करता था, मानव के जो पूर्वज थे वो जल में निवास करते थे, तो वहां पर इस निमेशक पटल की सहायता से अपना काम करते थे। बाद में जब ये स्थल पर आ गया, पानी में जाने की इसकी आवश्यकता नहीं रही, तो इसका अंग जो मतलब उस निमेशक पटल का काम इसमें समाप्त हो गया, तो वो आज भी उसके शरीर में अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है, जो ये प्रमाणित करता है कि इनका जल विकास हुआ है। अर्थात ये कभी न कभी जली हुआ करते थे, समय बदलने के बाद इनका परिवेश बदल गया और ये आपके स्थलीय हो गए। तो पहला प्रमाण आपका जो आपके मानव शरीर से मिलता है अवशेषी अंग के रूप में, वो आपका है प्लीका सेमी लूनोरिस, जो आपके निमेशक पटल के नाम से जाना है। ठीक है, दूसरा प्रमाण हमारी कर्णपल्लों की पेशियां। कर्णपल्लों की पेशियां क्या होती हैं? आपने गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को देखा होगा। इसमें आपने ये देखा होगा गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को अपना कान जो होता है बड़े आसानी से हिला लेते हैं। हिलाती नहीं हिलाती, बड़े आसानी से अपने कान को बिना किसी कुछ हुए, जब उनकी मर्जी होती तो कान को बड़े आसानी से हिला लेती है। लेकिन हम आप हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, उनके जो चारों पैर हैं वो चलने के काम में आते हैं। उस पैर से जो अग्रपाद है उनका, उससे वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ चलने का काम करते हैं। तो उनके शरीर में मक्खी है, मच्छर या कोई भी जंतु आकर बैठता है, अपने कान को हिलाकर उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानव का जो है वो सिस्टम बदल गया। मानव में भी आज उसके अवशेष मिलते हैं, जो पेशियां होती हैं कानों को हिलाने वाली, मानव में भी आज अवशेष के रूप में मिलती हैं, वो पेशियां पाई जाती हैं। लेकिन उनका कार्य धीरे धीरे खत्म हो गया, मानव अपने उन सारे कामों को अपने हाथों के द्वारा करने लगा। तो इस प्रकार से उस कर्णपल्लों की पेशियों के कार्य समाप्त हो गए मानव में, कानों को हिलाने की जरूरत नहीं रही। जहां भी कीट या कोई भी चीज हमारे ऊपर बैठा, हम हाथ से उसको खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उन कर्णपल्लों की पेशियों के कार्य हमारे मतलब कार्य कोई नहीं रहा हमारे बीच, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई, मतलब धीरे धीरे वो शिथिल हो गई, छोटी हो गई, और आज भी उनका अवशेष हमारे कानों के कर्णपल्लों पेशियों में पाया जाता है। तो ये दूसरा प्रमाण है जो आपके जैव विकास को प्रमाणित करता है कि कभी न कभी इनके समान हम भी हुआ करते थे, हमारे पास भी ये अंग थे, हम भी अपने कानों को हिला देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा परिवेश बदल गया, हमारा जैव विकास हुआ है और उस जैव विकास के द्वारा हम अलग हो गए। ठीक, तीसरा जो आपका प्रमुख अवशेषी अंग है त्वचा के बाल। त्वचा के बाल का मतलब बहुत सारे मानव में आपने देखा होगा, कुछ लोगों में कम, कुछ लोगों में ज्यादा, उनके शरीर पर ढेर सारे बाल मिलते हैं। और आपके जितने भी मैमल्स एनिमल्स हैं, स्तनधारी जंतु हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि के शरीर पर देखो तो ढेर सारे बाल, आपको पूरा शरीर बालों से ढका होता है कि नहीं होता है? तो ये जो बाल हैं, क्योंकि ये बाल काम क्या करता है, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, मतलब ऐसे फालतू की प्रकृति किसी चीज को कुछ नहीं देती है। तो जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली है, ये अपने तापों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ठंडी के मौसम में इनको कोई कपड़ा नहीं पहनाते हैं,
आपके यहाँ जो पालतू है, जो आप अपने घरों में पाल के रखते हो, उनको शायद कुछ व्यवस्था कर देते होंगे, लेकिन जो बाहर के रहने वाले जीव जंतु हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। उनका पूरा नियंत्रण उस बालों के द्वारा होता है। तो बाल करता क्या है कि आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। जो मतलब कि जो ठंड का मौसम में जिनको ठंड लगती है, बालों के कारण ये ठंड लगने की प्रक्रिया कम हो जाती है। ठीक, लेकिन जब हम मानव हो गए, मतलब हमारा विकास हो गया, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट हो गया, हम विकसित हो गए, तो अपने इन कामों को अपने कपड़ों के द्वारा कर लिया। मतलब जैसे ही ठंड आती है तो हम क्या करते हैं, आपके मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, मोटे मोटे वूलन के कपड़े पहन लेते हैं, जिससे हमें ठंड ना लगे। लेकिन पहले जब हम जंगलों में होते थे, आदि मानव के समान रहते थे, तब हमारे पास कपड़े नहीं थे, और तब हमें जब ठंड लगती थी तो हमें सुरक्षा कौन करता था, हमारे शरीर के बाल। धीरे धीरे उसका कार्य खत्म हुआ, धीरे धीरे हमारे शरीर से बाल कम हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में आपको देखने को मिल जाता है, उनके शरीर पर ढेर सारे बाल पाए जाते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी हम भी आदि मानव थे, और धीरे धीरे क्रम बदला, परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के अनुसार वो बाल धीरे धीरे हमारे शरीर से कम हो गए, जो जैव विकास को बहुत ठोस रूप से प्रमाणित करता है। ठीक, अगला चलते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण आपका जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, वो है आपकी पुच्छ कशेरुकाएं। पुच्छ कशेरुकाएं का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 206, और जो बच्चे होते हैं उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, 213। ठीक है, 7 अस्थियों का अंतर आ जाता है बच्चों और बड़ों में। ये अंतर होता क्या है, जो बच्चा होता है उसके रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी छोर होता है, वो 3-4 हड्डियों का बढ़ा हुआ एक पूंछ के समान रचना होती है। और जब वो बच्चा बढ़कर बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, और ज्वाइंट होने के बाद वो छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से उसमें जो 7 हड्डियां हैं जुड़कर 2 हड्डियां बन जाती है, उनकी संख्या कम हो जाती है, और इस प्रकार से उसकी मतलब कि ये प्रमाणित करता है कि इसी प्रकार से पहले मानव के पास भी पूंछ थी। धीरे धीरे उसका कार्य खत्म हो गया तो उसकी पूंछ भी विलुप्त हो गई, और ये जो पुच्छ कशेरुकाएं बच्चों में पाई जाती हैं, ये प्रमाणित करती हैं कि कभी न कभी जब मानव आदि मानव था तो इसके पास भी पूंछ थी, जो आज विलुप्त हो गई। ये प्रमाणित करता है कि मानव का जैव विकास हुआ है। अगला है आपका उंडुक पुच्छ, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। उंडुक शायद लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे कम लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में, लेकिन अपेंडिक्स के नाम से सभी की जान पहचान होगी। अपेंडिक्स को सब पहचानते होंगे। अपेंडिक्स जो कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी देता है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। आपने सुना होगा इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये मानव का एक अवशेषी अंग। इसकी कहानी हम समझ लेते हैं। अवशेषी अंग कैसे बनाइए, पहले का जो आदि मानव था, आदि मानव मतलब जो जंगल में निवास करता था, तो आज जैसे मानव के संसाधन है ऐसे उसके पास कोई साधन नहीं था। जंगलों में रहा करता था, जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां, उनकी छालें, घास फूस इत्यादि अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता था। तब उसके पास बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। जंगली जानवरों के बाद जो भी चीजें मिल जाती थी उसको वो खा लेता था। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, छालें होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में विशेष प्रकार का आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। शेल वॉल का नाम आप सुना होगा, जो केवल वनस्पति कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। ये शेल वॉल एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज से बना होता है। और ये जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता हम आप में नहीं होती है, या कोई भी जीव जंतु में नहीं होती है। सेलुलोज जो पेड़ पौधों की पत्तियों की मतलब की घासों में मिलता है, मतलब जितनी भी वनस्पतियों की कोशिकाओं में मिलता है, तो ये सेलुलोज पचाने की क्षमता किसी के पास नहीं होती है। उस सेलुलोज को पचाने के लिए जो जानवर आपके घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, उनके शरीर में एक बड़ा सा ग्रंथि होती है जिसको हम सीकम बोलते हैं, और इस सीकम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले का जब मानव घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, तो उसके पास भी एक बड़ी सी ग्रंथि होती थी सीकम, जिसमें उसका सेलुलोज जाकर पचता था। ठीक है, मतलब सारा डाइजेशन खत्म होने के बाद, पाचन होने के बाद, बाकी चीजें पचने के बाद, सबसे आखिर में पूरा का पूरा भोजन उस ग्रंथि में भर दिया जाता था। वहां जाकर बैक्टीरिया उस सेलुलोज को पचाते थे। बड़ी सी ग्रंथि होती थी जिसको हम सीकम कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मानव का परिवेश बदला, मानव के स्वभाव बदले, मानव जंगलों से निकलकर स्थल मतलब अपने गांव में आ
गया, एक कॉलोनियल एनिमल्स बन गया, वहां पर उसकी सभ्यताएं हुई, जिससे दिमाग का विकास हुआ, दिमाग विकसित हो गया, तो उसने धीरे धीरे अब उसके खाने में भी परिवर्तन हो गया, रहन सहन में परिवर्तन हो गया। खाने में जब परिवर्तन हो तो उन्होंने पेड़ पौधों की पत्तियां खानी बंद कर दी, तो जंतुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया, उनके मांसों को खाना शुरू कर दिया, पहले कच्चा खाता था फिर भून कर खाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आया, जब उसने घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां छाले खानी बंद कर दी तो उसके शरीर में सेलुलोज जाना बंद हो गया। और जब सेलुलोज जाना बंद हो गया तो उस जो सीकम में बैक्टीरिया थे, उस सेलुलोज उसके शरीर में जब रहा ही नहीं तो उसको पचाने की आवश्यकता रही नहीं। जब सेलुलोज उसके शरीर में जाना बंद हो गया तो उस बैक्टीरिया का जो पूरा का पूरा सीकम ऑर्गन्स था, बड़ी सी ग्रंथि थी, उसका कार्य खत्म हो गया। नहीं, वहां पर जब भोजन सेलुलोज का है ही नहीं तो उसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो धीरे 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 कई हजार सालों के बाद उसका जब काम खत्म हो गया तो छोटा होता चला गया, सिकुड़ता चला गया, और सिकुड़ने के बाद धीरे 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 आज हमारे पेट की जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के सबसे निचले हिस्से में इतना छोटा सा एक अपेंडिक्स मिलता है, छोटी सी मतलब की मांसपेशी बड़ी हुई फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में होता है। कभी कभी इसमें किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, दर्द होता है, और उसका हमें ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो ये वर्मीफार्म अपेंडिक्स जो है ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में है, जो प्रमाणित करता है कि हमारा जैव विकास हुआ है धीरे धीरे अक्रमिक रूप से, मतलब क्रमिक परिवर्तन करके आज इस स्तर पर पहुंचे। अगला और आखिरी जो अवशेषी अंग की चर्चा हम करने चल रहे हैं वो आपका अक्कल दांत है। आपने सुना होगा बहुत बड़े लोगों के जब उनकी उम्र लगभग 20, 22, 25 साल 30 साल पहुंच जाती है तो लोगों में दांत निकलता है। बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा वहां पर इनको अक्कल का दांत आ रहा है, कहते हैं ना अक्कल का दांत आ रहा है। तो ये अक्कल का दांत भी आज हमारे बीच एक अवशेषी अंग है जिसका पूर्ण विकास हमारे शरीर में नहीं होता है। किसी लोगों में आते हैं, किसी में 1 आ गया, किसी में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया, मतलब किसी में 4 आ गए, लेकिन सब में ये बराबर नहीं होता है। इसका विकास भी थोड़ा सा अल्प होता है, कम विकास होता है। क्योंकि उसके पहले हमें खाने चबाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सारी चीजें हम बड़े आसानी से कर लेते हैं उसके द्वारा, तो बहुत आसानी से सारी प्रक्रियाओं को कर लेते हैं बिना उसके। लेकिन आज भी वो हमारे अवशेषी के रूप में, अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है, जो ये प्रमाणित करता है कि पहले का जो मानव था उसको इन सारे दांतों की आवश्यकता, ढेर सारी चीजों को चबाना पड़ता था, कच्चा चबाना पड़ता था। और उस चीज को जैसे जो आपका कच्चे मांस जब खाता था मानव, तो कच्चे मांसों को चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता महत्वपूर्ण थी, और वहां पर ये इस दांत का काम था। आज इस दांत का काम खत्म होता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये भी हमारे बीच से निकलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये अक्कल के दांत हो गए। तो इतने अवशेषी अंग आज हमारे शरीर में मुख्यतः हैं जिनको हम धो रहे हैं और जिनका आज हमारे बीच कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों में इसका भरपूर काम था और ये मुख्यतः बहुत सारे कार्य किया करते थे। ठीक, तो ये आपके मुख्य हो गए। अब हम आते हैं अपने अगला जो हमारा तीसरा प्रमाण है, जिसको हम संयोजक या मस्तिष्क जीवों के प्रमाण बोलते हैं। मतलब जो कनेक्टिव लिंक है, दो समूहों को आपस में जोड़ने वाले जो जीव जंतु हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि इससे इसका विकास हुआ है, वो कनेक्टिव लिंक कौन कौन से हैं, कौन कौन से जंतु हैं जो प्रमाणित करते हैं आपके जैव विकास को। उसमें से मुख्यतः पहला है आपका यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना एक ऐसा जंतु होता है जो एक प्रोटोजोन से, आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोन में यूग्लिना का नाम। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। आमतौर पर देखें तो जंतुओं के पास ऐसी क्षमता नहीं है, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास क्लोरोफिल हो। तो यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होती है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है पौधों की तरह। जैसे पौधों में होता है ना क्लोरोफिल, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन यूग्लिना एक जंतु है, उसके पास भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इन्हीं पौधों से ही जंतुओं का विकास हुआ है। क्योंकि ये दोनों तरह का मोड आपका न्यूट्रिशन इसका दोनों तरह से होता है, जंतुओं की तरह भी भोजन करने की क्षमता रखता है और पौधों की तरह भी भोजन करने की क्षमता रखता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कभी न कभी इन सारे जंतुओं का विकास पौधों से हुआ है। जो ये प्रमाणित कर रहा है कि पौधों के समान इसमें भी भोजन बनाने की क्षमता है। जो एक जंतु है ये आपके कनेक्टिंग लिंक है, किसके किसके बीच, जंतु और पादप के बीच, पादप और जंतु के बीच ये मुख्यतः आपका संयोजक कड़ी है, जो प्रमाणित कर रहा है कि जंतुओं का विकास किससे हुआ है,
पौधों से। कैसे कैसे? इसलिए क्योंकि यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है। मतलब ये जंतु के समान आपका परपोषी भोजन कर सकता है और पौधों के समान स्वपोषी भोजन करने की भी क्षमता इसके पास होती है। तो ये बात प्रमाणित होती है कि जंतुओं का विकास पौधों से हो गया है। ये प्रमाण मिलता है आपके जैव विकास का। दूसरा है आर्कियोप्टेरिक्स, एक आपका अवशेषी मतलब कि आपका जीवाश्म है, आज हमारे बीच जीवित नहीं है, इसके अवशेष मिलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जंतु था जो मुख्यतः ये प्रमाणित करता है कि जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी हैं, जो चिड़िया हैं, पक्षी वर्ग आपने पढ़ा होगा, जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी हैं वो सारे के सारे पक्षी वर्ग के प्राणियों का विकास कहीं ना कहीं सरीसृपों से हुआ है। मैंने आपको बताया भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा किताबों में, जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं इनकी जो हड्डियां होती हैं वो ठोस होती है, हरी हुई होती है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था, ये आपकी इसकी जो हड्डियां थी वो आपके मतलब सरीसृपों की भांति ठोस थी। इसके मुंह में दांत थे, मुंह में दांत थे, मुंह के ऊपर चोंच बनी हुई थी। चोंच किसकी निशानी है? चिड़ियों की। और चिड़ियों के पास दांत नहीं होते हैं। दांत किसमें होते हैं? सरीसृपों में। आप सांप को देख लीजिए, छिपकली को देख लीजिए, और भी तमाम तरह के जंतुओं को देख लीजिए, उनके पास दांत होते हैं। तो दांत जो होते हैं सरीसृपों में होते हैं, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन ये आर्कियोप्टेरिक्स जो आपके पक्षियों के लक्षण ये होते हैं कि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, क्योंकि उनको उड़ना होता है, शरीर हल्का रहेगा तभी उड़ पाएंगे। लेकिन इसका जो हड्डियां थी वो ठोस थी। तो ये दोनों का कंबो था, मतलब दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान थे। किसके किसके? पक्षियों के भी कुछ लक्षण थे, इसके पास पंख थे, इसके पास चोंच थे, इसके पास पंजा था, जो पक्षियों के लक्षण हैं। इसकी हड्डियां मजबूत थी, इसके मुंह में दांत था, ये आपका ठंडे खून का प्राणी था, जो ये लक्षण मतलब प्रमाणित करता है कि एक आपका सरीसृप था। तो दोनों का कंबो इसमें मिला, जिससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। मतलब जो सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं उनका विकास वो आपके पक्षियों के विकास करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये दोनों के बीच आपका कनेक्टिंग है। किसके बीच? पक्षी और सरीसृप के बीच, दो के बीच ये कनेक्शन करता है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। मतलब पहले आपका सरीसृप आए, फिर उनमें क्रमिक परिवर्तन हुआ और क्रमिक परिवर्तन के बाद आपके पक्षी हुए, ठीक। तीसरा जो प्राणी है जिसको हम प्रोटोथेरिया, आपने अगर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है अस्थनि वर्ग के प्राणियों का क्लासिफिकेशन, तो उसके 3 उपसमूह मतलब 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला है प्रोटोथेरिया, दूसरा है मेटाथेरिया और चौथा आपका तीसरा है यूथेरिया, ठीक है। प्रोटोथेरिया जो आपका प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव और थेरिया का मतलब जो आपके उसके ब्रेड्स होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो आपके प्रिमिटिव अर्थात ये जो आपके मैमल्स हैं, जो स्तनधारी प्राणी हैं, ये प्रोटोथेरियन के पास स्तन ग्रंथियां, स्तन तो पाया जाता है लेकिन उस पर निप्पल्स नहीं होता, अपने बच्चों को ये दूध नहीं पिलाते, ठीक। दूसरी बात, ये अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, स्तनधारी अंडे नहीं देता है। स्तनधारी क्या देता है? बच्चे देते हैं। लेकिन ये अंडे देने वाले होते हैं, इनके पास स्तन का निर्माण तो होता है, उस पर निप्पल्स नहीं होता, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, सरल प्रकार के जंतु हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि कहीं न कहीं स्तनियों का विकास भी सरीसृपों से होता है। सरीसृप जो होते हैं वो अंडे देते हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। तो ये आपके जो प्रोटोथेरियंस हैं, इनमें स्तन का विकास तो हो गया, लेकिन ये अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिला पा रहे, उसमें क्योंकि निप्पल्स नहीं है। तो ये प्रोटोथेरियंस जो भी है ये प्रमाणित करते हैं कि जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं ये किससे विकसित हुए हैं? सरीसृपों से। ये किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? किसके बीच की संयोजक कड़ी है? अस्थनि और सरीसृपों की। किसके बीच? अस्थनि व सरीसृप, ठीक है। तो ये आपके संयोजक या मध्यस्थ जातियों से हमें प्रमाण मिलता है जो दोनों के बीच के लक्षण रखते हैं, दोनों जातियों के लक्षण रखते हैं। जैसे ये बात प्रमाणित होती है कि कभी न कभी इस जाति से उस जाति का विकास हुआ। जैसे आपके जंतु से पादप का विकास हुआ, पादप से जंतुओं का विकास हुआ है, सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ है, उन्हीं सरीसृपों से स्तनियों का भी विकास आपका प्रमाणित हो जाता है, जो जैव विकास का एक ठोस प्रमाण है जो उसको अच्छी तरह से प्रमाणित करता है, ठीक। अगला जो जैव विकास का प्रमाण हम पढ़ने चल रहे हैं वो है आपका पूर्वजता या से प्रमाण या प्रत्यावर्तन से प्रमाण।
प्रत्यावर्तन का मतलब जो पूर्वज है, कभी कभी बहुत सारे जीवों में आपने देखा, बहुत सारे मनुष्यों को देखा होगा कि हमारे पूर्वजों के लक्षण उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनके जो कैनाइन दांत होते हैं, कैनाइन 4 प्रकार के दांत आपने पढ़े हैं, कैनाइन जो दांत उनका जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो लक्षण है आपके पूर्वजों का, जो आपके मतलब कि जो पूर्वज जंगलों में हुआ करते थे उनके कैनाइन दांत बड़े हुए थे क्योंकि वो मांसाहारी हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे जंतुओं में आपने बहुत सारे मनुष्यों को देखा होगा उनके शरीर पर ढेर सारे बाल निकल आते हैं। मतलब ये जो प्रत्यावर्तन है, आपका जो पूर्वजता है, पूर्वजता का मतलब है जिनमें कभी कभी पूर्वज के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी लोगों में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो अपने पूर्वजों के लक्षण खुद से प्रकट कर लेते हैं, तो उनका लक्षण वहां पर दिखाई देता है। इस प्रकार से आपका पूर्वजों से जो पूर्वजता है या प्रत्यावर्तन है, ये भी जैव विकास को प्रमाणित करता है। ठीक, आखिर में ये आपका जीवाश्म से प्रमाण, तो कई प्रकार के जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जो जीव आज अवशेष के रूप में मिलते हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो कई सारे जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है जो धीरे धीरे हमारे बीच उनका मतलब उनका विकास हुआ था, किसी कारण से वो जीवित नहीं रह पाए। तो तमाम तरह के जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद भी जैव विकास आपका प्रमाणित होता है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे, प्रमुख आपके प्रमाण थे जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी की इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे की जो प्रक्रिया है, इसमें हम बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांतों की। इसमें से मुख्यतः हम आपके डार्विन को पढ़ेंगे, लैमार्क को पढ़ेंगे। ये सारा मतलब कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से लैमार्क और जो आपके डार्विन ने अपने जैव विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।